गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है मासिक मूल्यांकन सॉल्व करने जा रहे हैं और वो मासिक मूल्यांकन में हमारा सितंबर 2019 का फिटरेट रेट का पहला वर्ष का पेपर हम सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा किया हुआ है, तो आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं जो है आंसर देते जाऊँगा, तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी ग्रेड के वी ब्लॉकों का मटेरियल होता है। बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि यार ये वी ब्लॉक होता क्या है। चलिए फटाफट मैं आप लोगों को वी ब्लॉक एक्सप्लेन करता हूँ कि वी ब्लॉक होता क्या है। तो वी ब्लॉक क्या होता है? वी ब्लॉक जो होता है वो किसी गोल या बेलनाकार जॉब को जब हमें सरफेस प्लेट पर रख करके कोई मैकेनिकल ऑपरेशन करना होता है, ठीक है ना, तो हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सरफेस प्लेट पर यदि कोई भी मैकेनिकल ऑपरेशन आप करेंगे तो वो क्या होगा, इधर उधर लुढ़क जाएगा, है ना, गोल जॉब हमारा लुढ़क जाएगा, उसको उस पे ऑपरेशन करना कठिन होता है। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। अब ये वी ब्लॉक जो होता है ये क्या करता है? जॉब को सपोर्ट प्रदान करता है, इधर उधर भागने नहीं देता है, ठीक है ना। अब यदि इसकी बात करें कि ये किस साइज में उपलब्ध होते हैं, कैसे ये मार्केट पर आते हैं, तो भैया ये अलग अलग साइज पर, यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये वी ब्लॉक है, उसके ऊपर पर ये क्या लगी हुई है, उसके ऊपर लगी हुई है ये यू क्लैंप। क्या लगी हुई है? यू क्लैंप लगी हुई है, जो जॉब को होल्ड करके रखती है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये वी ब्लॉक है, ठीक है ना। काय का बना होता है? तो ये बना होता है कास्ट आयरन का। किसका बना होता है? ये कास्ट आयरन का बना होता है। इस पे ग्रुप बने हुए हैं, ये देखो, ये ग्रुप जिन्हें हम खांचे कहते हैं। ऊपर की तरफ में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। छोटे जॉब को पकड़ने के लिए 90 डिग्री का कोण यूज किया जाता है, यानी ये जो जहाँ पे रेस्ट करता है आपका जॉब, वो एरिया 90 डिग्री का होता है। एक होता है 90 डिग्री का छोटे जॉब के लिए और 120 डिग्री होता है बड़े जॉब के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ और चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यदि हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स होते हैं 2 प्रकार के। पहला जो टाइप होता है वो होता है प्लेन वी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? प्लेन वी ब्लॉक। और दूसरा जो होता है वो होता है क्लैंप रहित वी ब्लॉक, सॉरी क्लैंप सहित वी ब्लॉक। अब जो प्लेन वी ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है? फर्स्ट नंबर का वी ब्लॉक देखिए। प्लेन वी ब्लॉक में क्या होता है कि कोई गोलाकार जॉब है, वर्गाकार जॉब है या भारी जॉब है, इसको जब हमें क्लैंप करना होता है तो हम प्लेन टाइप के वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे आप क्लैंप सहित वी ब्लॉक। क्लैंप सहित वी ब्लॉक का प्रयोग वहां किया जाता है जब अनियमित आकृति को हमें क्या करना होता है? होल्ड करना होता है। अब क्लैंप सहित वी ब्लॉक में हमने बहुत तरह का पढ़ा हुआ है, आप लोगों को मैंने क्लास लेक्चर में पढ़ाया था। इसके कितने भाग पढ़े थे हमने? 4 तरह के। पहला नंबर का जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। फिर इसके बाद में दूसरा पढ़ा था हमने सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप सिंगल लेवल डबल ग्रुप सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। बच्चे जो जिसने भी अभी म्यूट नहीं किया है प्लीज वो म्यूट कर ले। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, सॉरी तीसरा पॉइंट आपका है डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। फोर्थ नंबर का जो है वो है आपका पेयर वी ब्लॉक। पेयर वी ब्लॉक, पेयर या युग्म जिसे कहा जाता है, जो जोड़े में मिलते हैं। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक वी ब्लॉक। मैग्नेटिक वी ब्लॉक क्या होता है? जो स्वयं जॉब पर चिपक जाता है, उस पर एक स्विच लगा होता है ऑन ऑफ का, जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं वो चिपक जाता है, ऑफ करो तो रिलीज हो जाता है। इस तरह से हमने जो है वी ब्लॉक को देखा।
वी ब्लॉक में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसलिए मैं जो है वी ब्लॉक को यहाँ शामिल कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं मटेरियल। क्या देख लेते हैं? मटेरियल कि जो वी ब्लॉक है हमारा वो कौन से मटेरियल का बना होता है। तो हमारा जो वी ब्लॉक होता है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेड दो तरह का होता है। किसके अकॉर्डिंग? ग्रेड के अकॉर्डिंग। ग्रेड के अकॉर्डिंग ये दो तरह का होता है। पहला होता है ए ग्रेड और दूसरा होता है बी ग्रेड। यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वी ग्रेड के वी ब्लॉक का मटेरियल किसका बना होता है। तो वी ग्रेड के जो वी ब्लॉक का जो मटेरियल होता है वो बना होता है दानेदार ढलवा लोहे का। काय का बना होता है? दानेदार ढलवा लोहा का बना होता है, जिसका साइज यदि आप देखेंगे तो 300 mm में आज मार्केट पर उपलब्ध है। लेकिन वहीं पर अब आपने बोला सर आपने तो बता दिया वी ग्रेड के वी ब्लॉक का मटेरियल कास्ट आयरन का बना होता है। अब यदि आपसे पूछे कि ए ग्रेड का किसका बना होता है तो आप बताएंगे कि ए ग्रेड का जो होता है वो उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का। ठीक है ना, उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का ये बना होता है। यदि इसके साइज की बात करें तो ये जो है 100 mm के साइज पर मार्केट में आज उपलब्ध है। ठीक है ना। अब इस पे कैसे कैसे मिलता है ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जगह मिलता है। आप देख पा रहे हैं यहां से ये इसकी क्या हो गई? लंबाई। यहां से यहां तक क्या हो गई? इसकी चौड़ाई। और ये हो गई इसकी ऊंचाई। ये तीनों कंडीशन यहां पर देख पा रहे होंगे आप। इसके बाद में बच्चों थोड़ी सी और चीजें हैं जो हम यहां पर थोड़ा देखते हैं इसको। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है यू क्लैंप के माध्यम से यहां पर जो है हम गोल जॉब को, कैसे जॉब को? इस तरह का कोई गोल जॉब है। इस गोल जॉब को यदि हमें कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, पंचिंग ऑपरेशन करना है या फिर इसका रेडियस मेजर करना है तो हम कहां रखेंगे? इस गोल जॉब को इस एंगल प्लेट वी ब्लॉक पर रखेंगे और यू क्लैंप के माध्यम से हम उसको क्या कर देंगे? टाइट कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो है यहां पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि सेंटर पंच का एंगल होता है। ये सेंटर पंच है। सेंटर पंच का हमसे क्या पूछ रहा है? एंगल पूछ रहा है। बच्चों हमने सबसे पहले मन में प्रश्न आना चाहिए कि पंच होता क्या है। तो पंच एक प्रकार का क्या है? मार्किंग टूल है। पंच क्या है? एक प्रकार का मार्किंग टूल है। अब ये जो मार्किंग टूल है, ये मार्किंग टूल का क्या काम होता है? मार्किंग टूल क्या काम करता है? जब भी हमें कोई जॉब बनाना हो तो उस पे हम अस्थायी मार्किंग करते हैं। उस अस्थायी मार्किंग को जब हमें पक्का करना होता है तो हम पंच का प्रयोग करते हैं। अब पंच के माध्यम से क्या होता है? छोटे छोटे डॉट्स लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये पंच है। क्या है ये? एक पंच है जिसकी बॉडी पर नर्लिंग की हुई है। इसके 3 भाग हैं। ये पहला भाग हो गया बॉडी, दूसरा भाग हो गया इसका पॉइंट जिसे हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं, ऊपर का जो सिरा हो गया ये कहलाता है हेड। ठीक है ना। इसके बाद यदि हम यहां पर बात करें सेंटर पंच की तो सेंटर पंच आज मार्केट में जो है 10 mm के डायमीटर से 100 mm की लंबाई तक ये उपलब्ध हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ अब देखिए सेंटर पंच का प्रयोग कहां किया जा रहा है? सेंटर पंच का प्रयोग किया जा रहा है किसी जॉब का सेंटर निकालने के लिए। किसी जॉब का जब सेंटर हमको निकालना होता है, सेंटर पे कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन करना होता है तो हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच के नाम पर ही उसका जो है ऑपरेशन होता है। सेंटर पंच का यदि कोण बात करें तो 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं, आप याद रखेंगे। इसका यदि आपसे पूछे कि भाई ये किस आकार में होता है तो ये आपको गोल आकार में मिल जाता है। गोल आकार के साथ साथ आपको ये षट भुजाकार रूप में भी मिल जाता है। इसके साथ साथ बच्चों अब हम देखते हैं कि मैंने आप लोगों को पंच मुख्यतः जो है पढ़ाया तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से 3 पंच बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। पी,
सी और डी। ये पीसीडी, पी फॉर प्रिक पंच जो 30 डिग्री का होता है, ठीक है ना। सी फॉर सेंटर पंच जो 60 डिग्री का होता है। बच्चे म्यूट कर दीजिए। डॉट पंच, सॉरी, सेंटर पंच जो होता है वो 90 डिग्री का होगा, पी, सी और डी। प्रिक पंच 30 डिग्री, सेंटर पंच 90 डिग्री और डॉट पंच 60 डिग्री। इस तरह से 3 पंचों के ये कोण हमेशा पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि जो प्रिक पंच होता है उसका प्रयोग कहां किया जाता है। प्रिक पंच का प्रयोग हम बहुत नुकीला होता है। इसका पॉइंट एंगल जो होता है वो कैसा होता है, बहुत शार्प होता है, तीक्ष्ण होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसका प्रयोग कहां करते हैं, हल्की धातु में। हल्की धातु में कैसी, हल्की धातु कौन सी है, जैसे पीतल, तांबा, कांसा, एल्यूमिनियम, ऐसी हल्की धातुओं पे मार्किंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा डॉट पंच। तो डॉट पंच का प्रयोग कहां करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग जनरली कहां किया जाता है, जहां पर हमें कम गहराई में कोई वर्क करना हो, कोई वृत्ताकार चाप का केंद्रक लेकर के हमें कोई चाप बनाना हो, किसी जॉब का जो है हमें त्रिज्या वगैरह बनानी हो, तो हम वहां पर क्या करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कास्ट स्टील का ये बना होता है। इसके बाद में हम सेंटर पंच देखते हैं। तो सेंटर पंच का डायमीटर, सॉरी, केंद्रक हमने बता दिया कितने डिग्री का होता है, इसका पॉइंट 90 डिग्री का होता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहां पर जो है सेंटर पंच से हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं। सेंटर पंच हम जहां पर भी प्रयोग करते हैं वो ड्रिलिंग ऑपरेशन, जैसे यहां पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना बच्चों। केंद्रक वगैरह निकालने के लिए हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। ये सेंटर पंच के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने सभी को यहां पर शामिल किया है। आप इनको पढ़ेंगे और जिस बच्चे ने म्यूट नहीं किया प्लीज म्यूट कर दीजिए। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वी ब्लॉक निम्न में से किस ग्रेड में उपलब्ध। बच्चों मैंने अभी जस्ट आपको यहां पर जो है एक्सप्लेन किया है कि वी ब्लॉक जो होते हैं, हमने पहला उसको ग्रेड 1 और ग्रेड ए और ग्रेड बी दो भागों में बताया है। ग्रेड 1 भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया और ग्रेड बी भी एक्सप्लेन किया है। तो जो ग्रेड ए टाइप का होता है वो उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का बना होता है, ये हमने बता दिया। ग्रेड बी जो था वो काय का बना होता है, दानेदार ढलवा लोहा का बना होता है। ये दोनों चीज मैंने आपको बता दिया। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वी ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं, तो ए और बी आपका आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग ढलवा और पिटवा सतह पर करते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर हमारा आंसर है चाक का पाउडर, और यहां पर आप चाक के पाउडर का डायग्राम भी देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि भैया ये क्वेश्चन आया कहां से। तो ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये क्वेश्चन आया है मार्किंग मीडिया से। कहां से आया है ये क्वेश्चन, मार्किंग मीडिया से। अच्छा, प्रश्न मन में आना चाहिए कि भैया मार्किंग मीडिया क्या होता है। तो मार्किंग मीडिया क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मार्किंग मीडिया एक ऐसी प्रोसेस होती है जो मैकेनिक को एक ड्राइंग दी जाती है, उस ड्राइंग को देख देख करके मैकेनिक को जॉब तैयार करना होता है, ठीक है ना। तो जब वो जॉब बनाता है तो वो देखता है कि ड्राइंग के अनुसार उस जॉब में बहुत सारे उसको ऑपरेशंस करने होते हैं, चाहे वो कटिंग हो, ड्रिलिंग हो, पंचिंग हो या फिर हेक्साइंग एटसेट्रा। तो यहां पर इतने सारे ऑपरेशन जब उसको करना होता है तो क्या काम करता है, वो अपने जॉब पर किसी पतली पतली सी परत अन्य पदार्थ की वो चढ़ा देता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मार्किंग मीडिया कहलाती है। क्यों चढ़ा देता है, ताकि जब वो स्क्राइबर की सहायता से उस जॉब पर ड्राइंग को उकेरे या बनाए तो वो लाइन स्पष्ट रूप से उसको दिखाई दे और फिर पंच के माध्यम से उन लाइनों को गाढ़ा कर सके। तो यहां पर जो है कौन कौन से जो है पदार्थ जो है इस पे लेप के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन पदार्थों के नाम मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं।
तो बच्चों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चाक, चाक का घोल, चाक का घोल या चाक का पाउडर, ये आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। दूसरा यहां पर आपको मिल जाता है चूने का पानी, है ना, चूने के पानी का घोल। चूने के पानी के घोल से भी हम यहाँ पर इसके मतलब उसकी सतह को सफेद कर सकते हैं। कुछ लोग तारपीन का तेल यूज करते हैं, है ना, तारपीन का तेल यूज करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो है पर्सियन ब्लू होता है, नीला थोथा, पर्सियन ब्लू। उसके बाद में कुछ लोग यहाँ पर जो है सेल्यूलोज का भी प्रयोग करते हैं। तो ये नाम जो है आप लोग याद रखेंगे और नोट करते हुए चलें, क्योंकि अभी तो याद रह रहा है, चित्र भी आपको दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप जब तैयारी करें, पेपर देने जाएं तो भूल जाएं। तो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाते हुए चलिएगा। चलिए बच्चों, तो यहां पर हमारा जो है 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, एंगल प्लेट में स्लॉट किस लिए काटी जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। कई तरह के लोग जवाब देते हैं कि सर एंगल प्लेट का भार कम करने के लिए किया जाता है, एंगल प्लेट में जब मटेरियल कम यूज होगा तो कॉस्ट की बचत आएगी, मतलब पैसा सेव होगा, है ना, मैकेनिक को ज्यादा मशीनिंग ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से कई जवाब देते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर सिर्फ एक ही है, और वो सही आंसर है कि मैकेनिक जो होता है, जब एंगल प्लेट में जो स्लॉट बनाए जाते हैं, खांचे बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं, तो उनको नट बोल्ट से, किससे, नट बोल्ट से कसने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। चलिए मैं आप लोगों को चित्र में यहां पर दिखाता हूं कि किस तरह का होता है। ये देखिए बच्चों, ये एंगल प्लेट आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये एंगल प्लेट है। एंगल प्लेट अपन लोगों ने बहुत तरह की पढ़ी हुई है ना। तो चलिए सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि भैया एंगल प्लेट होती क्या है। तो एंगल प्लेट क्या करती है, एंगल प्लेट जॉब को सहारा देने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जब भी किसी भी तरह का वर्गाकार जॉब हो या फिर कोई और आकृति का जॉब हो, जब उस जॉब को हम मार्किंग टेबल पर या फिर सरफेस प्लेट पर रखकर वर्नियर हाइट गेज की सहायता से उस पर मार्किंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना, समांतर लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, या फिर कोई जितना हमें डेटा दिया हुआ उस डेटा के अकॉर्डिंग उस पर हम मार्किंग करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है उस जॉब को पकड़ने के लिए, है ना, जॉब हिले ना, गिरे ना, फिसले ना, इसलिए हमें क्या करना होता है, इन एंगल प्लेट का उपयोग करना होता है। ये एंगल प्लेट आप देख पा रहे हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पर हमें मिलती हैं। ये देख पा रहे हैं, इसका कोण एकदम बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है यहां पर, है ना। और ये काय काय पे मिलती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों रूप में हमें मार्केट पे उपलब्ध हो जाती है। यदि इनके साइज की बात करें तो 125 इंटू 70, 125 इंटू 75 इंटू 100 mm, इस साइज में ये क्या होती है, मार्केट में उपलब्ध होती। 125 इसकी लंबाई हो जाती है, 75 इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई हो जाती है, और ये जो है 100 इसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसका प्रयोग कहां किया जाता है, सी क्लैंप के साथ इसका यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से अब हम देखते हैं कि इस पे क्या बने हुए हैं, ये ग्रुप, ये स्लॉट बने हुए देख रहे हैं आप, ये खांचे बने हुए हैं। जॉब को यहां पर रखेंगे और जॉब को रख के यहां से सी क्लैंप से इसको क्या कर देते हैं, हम टाइट कर देते हैं, तो हमारा जॉब फिसलता नहीं है। अब देखिए कि भैया जो हमारी एंगल प्लेट होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो देखिए हम एंगल प्लेट के प्रकार देखते हैं। तो एंगल प्लेट का पहला प्रकार आप लोगों ने सॉलिड एंगल प्लेट पढ़ी है। दूसरा एडजस्टेबल आपने एंगल प्लेट पढ़ी है, ठीक है ना। तीसरा बॉक्स एंगल प्लेट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। चौथा
स्लॉटेड एंगल प्लेट, और पांचवा स्वीबल एंगल प्लेट। इस तरह से हमने जो है एंगल प्लेट को पढ़ा हुआ है। फिर कई बार हमसे ये पूछ लेता है कि किस धातु की बनी होती है, तो किस धातु की बनी होती है, तो भैया एंगल प्लेट जो होती है वो काहे की बनी होती है, कास्ट स्टील की या कास्ट आयरन की। ये चीजें आप याद रखेंगे। इसका जो अंदरूनी सिरा होता है इस पर मशीनिंग ऑपरेशन नहीं किया जाता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कई बार प्रश्न रिपीट हुआ कि एंगल प्लेट की वह कौन सी सतह होती है जिस पर मशीनिंग ऑपरेशन नहीं किया जाता, तो वो है अंदरूनी सतह। बाकी सभी सतह पर क्या किया जाता है, मशीनिंग ऑपरेशन किया जाता है। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग कहां किया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग जो है वो जॉब की ट्रूइंग के लिए किया जाता है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि सरफेस गेज होता क्या है, तो चलिए समझते हैं सरफेस गेज क्या होता है। सरफेस गेज एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम कहां करते हैं, एंगल प्लेट और मार्किंग टेबल के ऊपर रख करके जब किसी गोल जॉब पर हमें क्या करना हो, मार्किंग करना हो, उसका केंद्रक निकालना हो, ठीक है ना, या फिर लेथ के फोर्जा चक में जॉब को क्लैंप करके उसका सेंटर निकालना हो, जॉब की ट्रूइंग करना हो, गोल जॉब का केंद्रक निकालना हो, इन सभी ऑपरेशंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सरफेस गेज में आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर देख पा रहे होंगे आप, इसके एक एक पार्ट्स को हम समझते हैं। देखिए यहां पर स्नग बना हुआ है, ठीक है ना, और इस पर क्या लगा हुआ है, ये स्क्राइबर लगा हुआ। ये स्क्राइबर कौन सा स्क्राइबर है, बैंड स्क्राइबर है। कौन सा स्क्राइबर है ये, बैंड स्क्राइबर। कई बार पूछा गया है कि जो आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उस पे कौन सा स्क्राइबर प्रयोग किया जाता है, तो बैंड स्क्राइबर प्रयोग किया जाता है जिसका कोण 90 डिग्री होता है। इसके साथ साथ यहां पर जो है आप ये इसका बेस देख पा रहे हैं। कई बार पूछा जाता है यूनिवर्सल सरफेस गेज का बेस निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो आप बताएंगे कास्ट आयरन का बना होता है। सॉरी बच्चों। इसके बाद में यहां से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उस पे जो रॉकर आर्म प्रयोग किया जाता है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज पर जो रॉकर आर्म प्रयोग किया जाता है वो इस स्पिंडल को किसी भी डायरेक्शन में कितना आपको झुकाना है उस पे उसके जो है उस पे इसको सेट कर सकते हैं हम आसानी से, कोण पर सेट करके इसका उपयोग करते हैं, इसलिए प्रयोग किया जाता है। कई बार यहां से क्वेश्चन आया है कि जो वी ग्रुप होता है उसका मुख्य प्रयोग क्या है, क्यों ये वी ग्रुप बना होता है, क्यों ये खांचा बना होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज पर। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, यूनिवर्सल सरफेस गेज पर जो वी खांचा बना होता है वो वैक्यूम क्रिएट नहीं होने देता। क्या क्रिएट नहीं होने देता, वैक्यूम क्रिएट नहीं होने देता है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार इसरो में और एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया है, आप याद रखेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन एंगल प्लेट। एंगल प्लेट को मैंने आप लोगों को पूरी तरह से अभी एक्सप्लेन किया है। इसके बाद यहां पर पूछा जा रहा है किस माप से आप व्यक्त करेंगे, तो आप एंगल प्लेट को उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से व्यक्त करते हैं। यहां पर देख पा रहे हैं इसकी कुल लंबाई का यहाँ डायमेंशन दिया हुआ है 150 mm। चौड़ाई की बात करें तो 113 mm और हाइट दी हुई है इसकी 125 mm। और यहां पर देख पा रहे हैं ये ग्रूव इसके कटे हुए हैं। बाहर की सतह इसकी एकदम बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रही है
और अंदरूनी सतह जो है इसकी रफ है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, यहां से एंगल प्लेट कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिन्हित रेखा को पंच करने के लिए खालिस्तान छेद करने वाली मशीन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये भी किससे है, ये भी मार्किंग से है, ठीक है ना। तो मार्किंग में हमने पंच पढ़ा हुआ है, तो यहां पर डॉट पंच किसका प्रयोग करते हैं, हम डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। डॉट पंच के प्रयोग से हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन पर जो है इसका हम उपयोग कर लेते हैं। तो चिन्ह लगाने के लिए सिर्फ हमको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल सी लाइन बनानी है, छोटे छोटे निशान लगाने, क्यों, क्योंकि डॉट पंच का जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है, छोटा डायमीटर होता है और कम गहराई वाला होता है ना। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। इसका कोण आपको हमेशा याद रखना है कि डॉट पंच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसकी बॉडी पर क्या होती है, नर्लिंग की हुई होती है। बाकी चीजें आपको मालूम है कि इसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। चलिए बच्चों, यहां पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, पदार्थ की अवस्थाएं पूछ रहा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। एक होती है सॉलिड, दूसरी है यहाँ पर लिक्विड और तीसरी है गैस। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड में क्या होता है, जो उसके अणु होते हैं वो एकदम बिल्कुल पास पास होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो ध्वनि होती है वो सबसे अधिक तीव्र किस माध्यम पर होती है, तो आप बताएंगे ठोस अवस्था में सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का, 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। 10वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किन धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो जो लोह धातुएं होती है उन पे चुंबकीय गुण पाया जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, फिर से कह रहा है कि सामान्यतः गर्म अवस्था में भंगुर हो जाती हैं। तो भंगुर मतलब कौन सी धातुएं भंगुर हो जाती हैं, तो जो लोह धातुएं होती हैं जिन पे चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, उन धातुओं को जैसे ही गर्म किया जाता है वो क्या हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, बिखर जाती, कांच की तरह टूट जाती हैं, जैसे कास्ट आयरन, कांच इत्यादि, ठीक है ना। लेकिन कांच को यहां पर शामिल नहीं करना है। कांच को सिर्फ हम हैमरिंग करके छोटे छोटे क्रिस्टल में विभाजित हो जाता है, इसलिए हम उसको भंगुर कह रहे हैं। यहां पर दूसरा आप अच्छा उदाहरण दे सकते हैं, वो है आपका कास्ट आयरन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 12वें नंबर का क्वेश्चन। 12वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने लेके आया है। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इस पर वायुमंडलीय प्रभाव नगण्य होता है। प्रश्न है कि निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जिस पर वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वायुमंडल का प्रभाव सभी पर पड़ता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम Al2, एल्यूमिनियम पर वायुमंडलीय प्रभाव थोड़ा कम होता है। बाकी सभी धातुओं पर वायुमंडलीय प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नरम इस्पात पर भी देखेंगे, संक्षारण, कोरोजन आ जाता है, वो उसका जो प्रभाव है खत्म हो जाता है ना, जहां आर्द्रता रहती है या नमी होती है। तो दूसरा कांसा देखेंगे आप, कांसा भी अपना रंग परिवर्तित कर देता है। फिर यहाँ पर तांबा देखेंगे आप, तो तांबा को आपने जनरली देखा होगा कि साफ करने के लिए आप पीतांबरी वगैरह का उपयोग करके उसको चमकाते हैं, इसीलिए हम जो है उस पर कोर चढ़ाते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम आप देखा होगा कि हमारे घरों के आसपास भी पोल्स बने हुए हैं। इन पोल्स पे आप लोगों ने देखा होगा, इन पे केबल डली हुई है, ठीक है ना। इन पे केबल आपने देखा होगा, पॉजिटिव केबल होती है, 1 2 3 पॉजिटिव केबल होती है। फिर इसके बाद में स्ट्रेट लाइन की एक केबल आपने देखा होगा, फिर अर्थ केबल देखा होगा। इस तरह से अर्थ केबल, पॉजिटिव की लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस तरह से होता है। फिर एक जो होता है स्ट्रेट लाइन की केबल होती। तो ये जो केबल होती हैं, ये सारी केबल काय की बनी होती हैं, एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। पानी, धूप, हवा, सभी का प्रभाव इन पर जो होता है नगण्य हो जाता है। तो बच्चों यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिस पे गैस वेल्डिंग नहीं की जाती है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि वो पदार्थ है कास्ट आयरन। ठीक है ना, कास्ट आयरन ऐसा पदार्थ है जिस पर गैस वेल्डिंग नहीं की जाती है। बच्चे जिसने म्यूट नहीं किया प्लीज म्यूट कर लीजिए। इस इसके बाद में आप जो है बच्चों प्लीज म्यूट कर लीजिए। इसके बाद आपको याद रखना है कि यहां पर जो है कास्ट आयरन इसका सही आंसर होगा। लेकिन यदि हम पीतल की बात करें तो पीतल पे भी गैस वेल्डिंग की जाती है, सोने पर भी की जाती है और स्टील पर भी की जाती है। स्टील के कुंड आप लोगों ने घरों पर देखा हुआ है ना, सोने के आभूषण वगैरह आप लोगों ने देखा हुआ है, पीतल के बर्तन आप लोगों ने देखा हुआ है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, उपकरण हैं, टूल हैं, सभी कुछ है। तो उन सब पे हम क्या कर देते हैं, गैस वेल्डिंग आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन कास्ट आयरन पे हम गैस वेल्डिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 15 नंबर का क्वेश्चन है। खालिस्तान के गुण के कारण धातु को खींचकर तार बनाए जाते हैं। तो ये तन्यता का गुण है, डक्टिलिटी का गुण है। यानी आपको क्या करना है, यदि आपसे ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती हैं चीजें, आपसे कोई कहता है कि भैया, आपसे कोई क्या कह रहा है, कहता है यहां पर कि भैया डक्टिलिटी क्या होती है, तो आप बताएंगे कि पदार्थ का वह गुण जब उसको क्या करते हैं ठंडी अवस्था में खींचा जाए और वो बिना ब्रेक हुए पतले पतले तारों के रूप में परिवर्तित हो जाए, धातु का यह गुण क्या कहलाता है, तन्यता या डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भंगुरता। भंगुरता क्या कह रही है, खालिस्तान के गुण के कारण धातु को चोट मारने पर टुकड़ों में बिखर जाता है। तो वो कौन सा गुण है, भंगुरता। जैसे मैंने बताया किसी जॉब को यदि आप खींचेंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे या उसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, मोड़ेंगे, हैमरिंग करेंगे यानी कि पीटेंगे, तो वो क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, टूट जाता है ना। तो जब वो टूट जाए तो उस धातु का यह गुण क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। ठीक है ना। कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए स्टील में जो है भंगुरता बढ़ती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हम सिरेमिक पदार्थ वगैरह, कांच वगैरह और बहुत सारे ऐसे जो भंगुर बहुलक हैं उनका एग्जाम्पल देते हैं। बच्चों चलिए यहां बलराम का मैसेज आ रहा है कि 13 नंबर का क्वेश्चन छूट गया है। मुझे नहीं लगता कि 13 नंबर का क्वेश्चन छूट गया है। चलिए फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर कह रहा, ठीक है 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे तन्य धातु होती। तो बच्चा सबसे तन्य धातु जो है वो तांबा है। ठीक है ना, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तांबा है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं। खालिस्तान के गुण के कारण धातु को ठंडी अवस्था में पीटकर चादर बनाई जाती है। तो वो होता है आघात वर्धनीयता का गुण। कौन सा गुण होता है, आघात वर्धनीयता का गुण। धातु को जब ठंडी अवस्था में पीट पीट करके उसको क्या कर दिया जाता है, पतली पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये गुण धातु का कौन सा गुण कहलाता है, आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। बेलन, दो बेलन होते हैं, बेलन के बीच से एक पतली चादर को गुजारा जाता है। तो जैसे ही चादर को गुजारा जाता है वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मोटा चादर कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। जैसे गन्ना, गन्ना मोटा होता है, जैसे उसको दोनों रोलर के बीच से गुजारा तो पीछे की तरफ से कैसे होकर निकलता है, एकदम चौपट और पतला होकर निकल जाता है। तो उसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, सोना हमारे पास होता है, चांदी होता है, एल्यूमिनियम होता है, तांबा होता है, सीसा, टिन इत्यादि धातुओं को जो है हम बेल करके उसके आकार को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। चलिए बच्चों 18वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा जरा। खालिस्तान गुण के कारण धातु दूसरी धातु को काट सकती है। तो आप देखते हैं हमेशा कि हम देखते हैं, आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि धातु में हार्डनेस के कारण, कठोरता के कारण, ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ही गुण है। हार्डनेस के कारण धातु दूसरे धातु को क्या कर देती है, आसानी से काट देती है, उस पर निशान छोड़ देती है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें, आप एमएस माइल्ड स्टील का जॉब आप कहां बनाते हैं, वर्कशॉप में बनाते हैं, लेकिन उसको काटते काहे से हैं, हेक्सा ब्लेड की सहायता से काटते हैं। तो हेक्सा ब्लेड में कौन सा गुण होता है,
हेक्साब्लेड में हार्डनेस का गुण होता है, क्योंकि वो कौन सी धातु की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु ठंडी अवस्था में भंगुर हो जाती है? तो अलोह धातु जो होती है वो ठंडी अवस्था में भंगुर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, सोल्डरिंग आयरन में कौन सा भौतिक गुण आवश्यक है? तो सोल्डरिंग आयरन में जो है वो कंडक्टर का गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए उसमें? कंडक्टर का गुण होना चाहिए, यानी चालकता का गुण होना चाहिए। यदि जॉब में या आपका जो सोल्डरिंग आयरन है उसमें चालकता का गुण नहीं होगा तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, सोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप देख पा रहे होंगे मैंने ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का यहां पर चित्र बना रखा है, ये देखिए, है ना। लेकिन हमारे मैकेनिकल में जो है अलग तरह का सोल्डरिंग आयरन उपयोग होता है। यहां पर देख पा रहे हैं ये फ्लक्स है, ठीक है ना, जिसे हम पेस्ट कहते हैं।